Hello student, today we will continue this chapter Constitution of India। अब हम इसके क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो विशेषताएं हैं या इसके जो लक्षण है, विशेषताएं भी, करेक्टरिस्टिक्स भी हम इसको कह सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। हमने इसकी 3 करेक्टरिस्टिक पढ़ ली है। फर्स्ट है हमारी फेडरलिज्म, फिर है हमारी फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा हमने। सेकंड है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्किंग कैसे करती है। थर्ड है हमारी जो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का जो बंटवारा किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस प्रकार किया गया, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारी जो फोर्थ फीचर्स है वो है फंडामेंटल राइट्स। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, अंतरात्मा, कॉन्शियस है हमारी अंतरात्मा वाला खंड है भारतीय संविधान का, अंतरात्मा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल की। कॉलोनियल रूल had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of state power in independent India। इसमें क्या है, जो कॉलोनियल शासन था, जब हमारे ऊपर रूल था, कॉलोनियल रूल यानी कि औपनिवेशिक जो रूल था, वो क्या है, राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति क्या है, संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए जो राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उनके जो राज्य की सत्ता हो, स्टेट की जो पावर हो, वो उसका क्या मिसयूज ना हो। इसलिए उन्होंने कुछ जो है लिखित जो राइट जो है प्रोवाइड किए सिटीजन के लिए। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक जो हमारे अधिकार है, देश के सभी नागरिकों को राज्य के सत्ता को मानने की ओर क्या करते हैं, निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल दस गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। और इस तरह जो संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है, उनको बचाता है। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups। और विभिन्न अल्पसंख्यक के जो समुदाय के लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशनल देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। जो संविधान है वो अब बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का क्या करे, आश्वस्त, उसमें क्या दिया गया है, आश्वस्त किया गया, गारंटी दी गई है कि उनका जो है अधिकारों की कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एज डॉक्टर अम्बेडकर ही सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट देयर ऑब्जेक्ट्स इट टू फोल्ड। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly these rights must be building upon every authority that has got the power to make law। और इसमें क्या है, इन मौलिक जो अधिकार है इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि इनका दोहरा उद्देश्य, डबल जो इनका क्या है ऑब्जेक्टिव है, वो फर्स्ट क्या है कि सभी नागरिक ऐसी स्थिति में ना हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरे
दूसरा ये है कि यह अधिकार उस हर सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का राइट दिया गया है। In addition of fundamental rights, our constitution also has a section called Directive Principle of State Policy। और इसके अलावा जो मौलिक अधिकारों के अलावा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक और खंड जोड़ा गया है, एक और पार्ट जोड़ा गया है जिसे हम कहते हैं, सेक्शन जोड़ा गया है जिसे कहते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दिस सेक्शन वाज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू एंश्योर greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent India state of institute law and policies that help reduce the poverty of the masses। और क्या है, संविधान के द्वारा क्या है, सदस्यों के यह खंड इसलिए जोड़ा है, संविधान में जो ये सेक्शन जोड़ा गया है वह इसलिए जोड़ा गया है ताकि जो सामाजिक और सोशल और आर्थिक इकोनॉमिक जो इम्प्रूवमेंट लाए जो यहाँ कंट्री में किए जा सके। ठीक है, वह चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाला कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के लिए रूप में हमेशा अपने सामने रखे। जो रूल बनाता है वो क्या है, जो ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनको जब वह रूल बना रहा है अपने देश की डेवलपमेंट के लिए तो उन सबको वो ध्यान में रखे। अब हम चर्चा करते हैं द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्लूड। अब हम भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टाइप के जो है राइट दिए गए हैं। कौन कौन से राइट है? राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन और राइट टू रेमेडी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा राइट है वो राइट टू इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है। इसमें क्या है, जो ऑल पर्सन आर इक्वल, जो राइट टू इक्वलिटी है इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सभी पर्सन है, जितने भी इंडिया के सिटीजन है, सब क्या है, इक्वल है, सभी के लिए एक समान कानून बनाया गया है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली protected by the law of the country. It also states that no citizen can be discriminated against in the basis of their religion, state or sex. Every person who access to all public place including playground, hotels, shop, etc. The state cannot discriminate against anyone in matter of employment, but there are expectations to his that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished। जो क्या है, इसमें यह है प्रावधान दिया गया है कि कानून के समान सभी लोग एक बराबर है और सभी के लिए एक बराबर कानून जो है एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। उनके साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति से है, प्लेस उसका कहीं भी प्लेस बर्थ ऑफ प्लेस है, कहीं भी जन्म हुआ है, किसी भी रिलीजन को मानता है और वह चाहे कहीं भी जो सार्वजनिक स्थान है हमारे वहाँ जा सकता है, वहाँ उन्हें उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह तो प्रावधान किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, कुछ अपवाद है, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी है जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उन्मूलन कर दिया कि अनटचेबिलिटी को क्या बढ़ा दिया है। अब हमारा जो सेकंड राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business। right to freedom का स्वतंत्रता है उन्हें अपने
जो विचार है उस स्पीच को क्या है, वो एक्सप्रेशन को क्या है बता सकते हैं, कह सकते हैं, और उन्हें सब सभा संगठन एसोसिएशन का भी क्या है, सभा का संगठन कर सकते हैं। वह किसी भी जगह घूम सकता, राइट टू मूव, इधर उधर घूम सकता है किसी भी पार्ट कंट्री के किसी भाग में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वह जा सकता है। उन्हें अपने ऑक्यूपेशन और बिजनेस को चुनने का अधिकार भी प्राप्त है। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिट्स ह्यूमन्स ट्रैफिकिंग trafficking, forced labor and employment of children under 14 years ago। यह जो अधिकार है संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार के लिए, ह्यूमन ट्रैकिंग के लिए क्या है, जब किसी के साथ भी किसी को वर्क काम के लिए ज़बरदस्त नहीं रखा जाएगा। और अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, बॉय है चाहे वो गर्ल है, उसको कंपनी में रखता है तो उसके अगेंस्ट क्या है कार्रवाई की जाएगी, उसे पनिश किया जाएगा। और फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्वतंत्रता का, धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका भी अधिकार प्रोवाइड है। इंडिया में क्या है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर रिलीजन के लिए फ्रीडम प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ क्या है, बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजन्स के वो लोग यहाँ पर रहते हैं। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। एवरी पर्सन हैज़ दैट द राइट टू प्रैक्टिसाइज, प्रोफेस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जो लोग क्या है वो अपने अकॉर्डिंग ही अपने जो है धर्म को चुन सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, किसी भी देवी देवता को पूज सकता है। और अगर कोई जैसे हिंदू है तो वो जो है मस्जिद में जा सकता है, जो मुसलमान है वो टेम्पल्स में भी आ सकता है। उनके साथ किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाता है। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हमारा फिफ्थ राइट है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट दैट ऑल minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। मतलब क्या है, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषा के, लैंग्विस्टिक के आधार पर सभी जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो क्या है अपनी संस्कृति की रक्षा के विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोल सकते हैं और उन्हें लोगों को अपने कल्चर की जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्स राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह भी सबके लिए अलो किया गया है। दिस अलो सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। इस अधिकार का मतलब है कि यदि किसी भी सिटीजन के साथ को लगता है कि राज्य उसके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन हुआ है राज्य में, तो उसका इस अधिकार का सहारा लेकर वह क्या है अदालत में जा सकता है, वहाँ पर अपनी बात रख सकता है। अब है हमारा फोर्थ जो पार्ट है वो है सेकुलरिज्म। जो हमारे फोर्थ फीचर्स है वो है, लक्षण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म होता है धर्म निरपेक्षता। अब धर्म निरपेक्षता तो आप समझ ही गए होंगे, राइट टू रिलीजन से समझ गए होंगे, धर्म राइट टू रिलीजन से समझ गए होंगे कि अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है उससे ही आप समझ गए होंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। अब राइट टू सेकुलर, ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। जो सेकुलर स्टेट होता है, जो धर्मनिरपेक्षता वाला राज्य होता है, वह राज्य होता है जहाँ पर जो गवर्नमेंट का है वो किसी भी ऑफिशियल तौर पर किसी भी जो रिलीजन को है वो प्रमोट नहीं किया जाता है। वहाँ पर क्या है, सभी जो रिलीजन है उनको एक बराबर देखा जाता है, या उसमें क्या है स्टेट का अपना कोई पर्सनल जो है नेशनल रिलीजन
वगैरह नहीं होता है। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। सेकुलरिज्म के लिए एक चैप्टर इसमें दिया गया है। यू नाउ अंडरस्टैंड द way in which a country's history often determines the kind of constitution and a country adopt for itself। अब आप इस बारे में समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि हिस्ट्री क्या तय कर देती है कि देश का जो संविधान है वो किस प्रकार का होगा। The constitutional plays a crucial role in playing out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. Indian constitution has been amended over the years of reflect new concern of the polity। अब इसमें क्या है कि जो संविधान है वो आदर्शों को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है पार्ट रोल प्ले करता है, जिन्हें हम अपने देश और रिप्रेजेंटेटिव के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह की हमने फुटबॉल के नियम जैसे कि हमने फुटबॉल गेम के बारे में पढ़ा, और यदि हम उसके जो रूल है वो चेंज कर दें तो क्या है गेम ही बदल जाएगी, खेल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यदि रूल्स जो पहले निर्धारित किए गए उनमें कोई चेंजिंग की जाती है तो क्या है बहुत सारे जो बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का क्या है बुनियादी स्वरूप ही मतलब उसमें जो चेंजिंग की जाती है उससे क्या जो देश का जो स्वरूप है वो क्या है अफेक्ट होता है एक गेम की तरह। पूरा इस देख चुके हैं। अब हम often a major change in the constitution mean a change in the fundamental nature of the country, मतलब जो प्राकृतिक स्वरूप है वो ही बदल जाता है पूरी कंट्री का। We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy। जैसा कि हमने नेपाल के बारे में देखा कि वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की क्या थी, वहाँ नीड थी किसकी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसको बनाने की नीड जो है हमें थी। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about these different features of Indian Constitution and understand more substantially what they mean। क्या है अब हमने जिन भी भारतीय संविधान के जिन आयामों का पढ़ा है वह कई बार काफ़ी जो है कठिन दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन आप अभी इस बारे में जो है इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना इस मोमेंट के बारे में। जैसे जैसे आप अगली क्लास हायर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सब समझ आ जाएगा और इसके जो डिफरेंट और दूसरे जो फीचर्स है उसके बारे में आप डीपली स्टडी कर पाएंगे और जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लगातार सीखते जाएंगे और ठोस रूप से उनका अर्थ भी उनका मीनिंग भी आप जान पाएंगे।